हॉलीवुड गोल्डन स्क्रीन प्ले प्रेजेंटिंग द टुमारो वॉर। कहानी की शुरुआत में हमें जेम्स डैनियल को दिखाया जाता है जो कैलिफोर्निया के एक हाई स्कूल में बायोलॉजी टीचर होता है। लेकिन डैनियल पहले फौज में हुआ करता था, बट उसका इंटरेस्ट साइंटिफिक लैब में था, इसलिए डैनियल साइंटिफिक लैब में जॉब करना चाहता था। इसके लिए उसने कई कंपनियों में भी अप्लाई कर रखा होता है और आज डैनियल के घर पे क्रिसमस पार्टी भी चल रही होती है। वही डैनियल एक कॉल पर होता है जो किसी जॉब के लिए बात कर रहा होता है। डैनियल की बेटी म्यूरी डैनियल उसके साथ फुटबॉल मैच देखना चाहती थी जो आज लाइव आ रहा होता है। डैनियल के बॉस उसे जॉब देने से इनकार कर देते हैं, जिससे डैनियल काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसकी जिस जॉब की बात हो रही थी वो उसे नहीं मिल पाती। डैनियल अपनी बेटी म्यूरी और अपनी वाइफ के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देख रहा होता है। तभी अचानक इस लाइव मैच के दौरान कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसे देखकर पूरा देश हैरान हो जाता है। इस फुटबॉल मैच के ग्राउंड में अचानक 50-60 लोग हथियार समेत कहीं से आ जाते हैं और इन्हीं में से एक लड़की सामने आती है जो इन लोगों की कमांडर होती है। ये लड़की कहती है, हम भविष्य से आए हैं और क्योंकि भविष्य में हमारी जंग छिड़ी हुई है, हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है बल्कि हम तो इंसानों को बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि अगले आने वाले 12 महीनों में इंसान धरती से खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद ये लड़की बताती है कि आप लोगों को हमारी जंग में मदद करनी होगी। अगर आपने हमारी जंग में मदद नहीं की तो इस धरती से इंसानों का वजूद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह फुटबॉल मैच लाइव चल रहा था, इसलिए पूरी दुनिया इस मैच को देख रही थी और साथ ही इस लड़की का मैसेज भी पूरी दुनिया ने देखा होता है। इसके बाद सभी देश अपने अपने देश की सेनाओं को भविष्य में जंग के लिए तैयार करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया के 50% से भी ज्यादा सैनिक इस जंग में मारे जाते हैं। और इसके बाद नेता आम नागरिकों को भी जंग में भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर हफ्ते हजारों नागरिक सिपाहियों को भेजने के बावजूद भी भविष्य की दुनिया में इंसान जंग नहीं जीत पा रहे थे और वर्तमान में इंसानों की संख्या कम हो रही थी, जिससे लोग जंग के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर डैनियल को दिखाया जाता है जो एक स्कूल में बच्चों को फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा रहा होता है। लेकिन डैनियल की क्लास के बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इस पर डैनियल उनसे कहता है, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। डैनियल की क्लास में एक मार्टिन नाम का लड़का बैठा होता है। वो कहता है, हमें ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मार्टिन का फेवरेट सब्जेक्ट एसएस होता है और वो ज्वालामुखी के बारे में डैनियल से कहीं अधिक जानता था। वही डैनियल के पास एक इमरजेंसी कॉल आती है जिससे उसको हेडक्वार्टर बुलाया जाता है, जहां पर उसका चेकअप होना होता है, क्योंकि भविष्य में जंग के लिए जरूरत पड़ने पर उसे भेजा जा सकता है। ये लोग डैनियल का फिजिकल टेस्ट करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि इसकी मौत 2030 में होने वाली है, यानी कि डैनियल 8 साल बाद मर जाएगा। डैनियल फिजिकल फिट है और उसे जंग के लिए भेजा जा सकता है, इसलिए ये लोग डैनियल के हाथ पर एक जंपिंग डिवाइस लगा देते हैं, जिससे डैनियल को भविष्य में जंप करने में मदद मिलेगी। ये लोग डैनियल को बताते हैं कि अगर तुम मिशन से भागना चाहोगे तो तुम्हारी जगह तुम्हारे घर के एक सदस्य को लाया जाएगा और इस काम के पूरा होने तक तुम इस डिवाइस को उतार नहीं पाओगे। ये लोग डैनियल को 24 घंटे का टाइम देते हैं। इसके बाद डैनियल को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करना था, जहां उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद डैनियल अपनी पत्नी के पास जाता है जो एक साइकेट्रिस्ट है। ये उन लोगों का इलाज करती थी जो जंग से वापस आए होते हैं। थोड़ी देर बाद वहां डैनियल आ जाता है जो अपनी पत्नी को अपना जंपिंग डिवाइस दिखाता है, जिससे वो समझ जाती है कि डैनियल को भी वार के लिए सिलेक्ट किया गया है। वो डैनियल को कहीं दूर भाग जाने का सजेशन देती है, क्योंकि उसे पता होता है जो लोग वार के लिए जाते हैं या तो वो मर जाते हैं या अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। इस पर डैनियल कहता है, इस डिवाइस में ट्रैकिंग चिप लगी हुई है, अगर हम कहीं भागना भी चाहेंगे तो वे लोग हमें ट्रेस कर लेंगे। डैनियल की पत्नी उसे उसके पिता के पास जाने का सजेशन देती है, क्योंकि डैनियल के पिता इकलौते ऐसे इंसान थे जो इस ट्रैकिंग डिवाइस से डैनियल को बचा सकते थे। पर डैनियल इस काम के लिए अपने पिता की मदद नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वह अपने पिता से नफरत करता था। इसका कारण ये भी था, जब डैनियल छोटा था तब उसके पिता अक्सर काम के लिए बाहर रहते थे और उसे हमेशा ये लगता था कि उसके पिता जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, इसलिए डैनियल अपने पिता की कोई मदद नहीं लेना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी के समझाने पर वह अपने पिता से मदद लेने के लिए मान जाता है। डैनियल अपने पिता से मिलने के लिए जाता है, जो एक गैराज में सरकार से छुपकर काम कर रहे होते हैं। डैनियल के पिता एक
इंजीनियर थे जो सरकार के खिलाफ काम करते थे और ये एक टेक्नोलॉजी के जरिए डैनियल के हाथ पर लगा जंपिंग डिवाइस उतार सकते थे। वहाँ पर डैनियल की अपने पिता से पुरानी बातों को लेकर कहासुनी हो जाती है और डैनियल बिना डिवाइस को उतरवाए वहाँ से वापस चला आता है। इसके बाद डैनियल अपनी पत्नी और बेटी से विदा लेता है क्योंकि अब उसे जंग के लिए जाना होगा। इसके बाद डैनियल हेडक्वार्टर चला जाता है जहाँ 7 दिनों तक इन लोगों की ट्रेनिंग होनी है। यहाँ इनको बताया जाता है कि जब तक तुम्हारे हाथ पर यह जंपिंग बैंड रहेगा तब तक तुम जिंदा समझे जाओगे और तुम फ्यूचर में कहीं पर भी हो हम तुम्हें वापस ले आएंगे। यानी कि जिसके हाथ से जंपिंग बैंड उतरा उसको ये दोबारा वापस नहीं ला पाएंगे। यहाँ इन्हें 2 टीम में बांटा जाता है, एक आर फोर्स और दूसरा एस फोर्स। वहीं पर खड़ा एक आदमी जिसका नाम चार्ली होता है, वह भी डैनियल की टीम में आ जाता है क्योंकि उसे भी आर फोर्स में रखा जाता है। डैनियल के पूछने पर चार्ली उसे बताता है कि वह एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और अर्थ और एटमॉस्फेयर साइंस में उसने डॉक्टरेट की है। यहीं पर एक और आदमी होता है जिसका नाम डोरियन होता है। चार्ली डैनियल को बताता है रसिया में जंप करने वालों में वह इकलौता बचा है, उसके साथ के सभी साथी मारे गए और वह अब तीसरी बार जंप करने वाला है और उसके गले में जो लॉकेट पहन रखा है वह इसके द्वारा मारे गए व्हाइट स्पाइस का एक पंजा है। जब ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे तब यहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बज जाता है और इन्हें बताया जाता है कि व्हाइट स्पाइक्स ने भविष्य में रिसर्च सेंटर पर हमला कर दिया है, आप लोगों को अभी वहाँ जाना होगा। इसके बाद इन लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। उनको बताया जाता है कि जंप लिंक तुम्हें 3-4 फीट ऊपर से गिराएगा जिससे तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी और तुम्हें व्हाइट स्पाइक्स को मारकर रिसर्च सेंटर में काम कर रहे लोगों को बचाना है। इसके थोड़ी देर बाद जंप लिंक एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और एक एक करके सभी भविष्य में जाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इनके सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स में कुछ खराबी आ जाती है जिससे ये लोग भविष्य में सही से लैंड नहीं कर पाते और जंप लिंक इन्हें आसमान से गिराना शुरू कर देता है जिसमें लगभग सभी लोग मारे जाते हैं और कुछ ही लोग बचते हैं। डैनियल एक बिल्डिंग की छत पर बने स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है जिससे उसकी जान बच जाती है। वह इनके कमांडर इनसे कांटेक्ट करते हैं जो इस दुनिया के हैं, जिस पर डैनियल अपनी पहचान बताता है। ये लोग डैनियल से कहते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है और हमें पूरे शहर को ही उड़ाना होगा। ये लोग डैनियल से कहते हैं हमारे कुछ लोग पास ही की बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, तुम्हें उन्हें रेस्क्यू करके बचाना होगा और इसके बाद तुम्हें हमारी बताई गई जगह पर आना होगा जिससे हम तुम्हें बचा लेंगे और पूरे शहर को उड़ा देंगे। इसके बाद डैनियल और उसकी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकल जाती है। ये लोग बिल्डिंग में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इनके लोग फंसे हुए थे, पर इनके वहां पहुंचने से पहले व्हाइट स्पैक्स ने उन लोगों को मार दिया था। अब इन्हें हाई कमांड से ऑर्डर मिलता है कि उन्हें सारा डाटा कलेक्ट करके 3 मिनट में यहाँ से निकलना होगा क्योंकि 3 मिनट के बाद फोर्स इस शहर को बम से उड़ा देगी। डैनियल और इसकी टीम के सभी लोग हार्ड डिस्क और लैब से सैंपल उठा लेते हैं और ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी कुछ व्हाइट स्पैक्स इन पर हमला कर देते हैं जिससे इनके कई लोग मारे जाते हैं और एक समय ऐसा होता है जब एक एलियन डैनियल को मारने ही वाला था। तभी बीच में डोरियन आ जाता है और डोरियन डैनियल को बचा लेता है। इसके बाद डैनियल और इसकी टीम के लोग उस जगह जाने लगते हैं जहां इनकी टीम इन्हें पिकअप करने वाली थी, लेकिन इनके पहुंचने से पहले व्हाइट स्पाइक्स इनकी टीम पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। वहीं दूसरी ओर एयरफोर्स शहर पर बम गिराना शुरू कर देती है क्योंकि अब उन्हें पूरे शहर को तबाह करना था। डैनियल और इसके कुछ साथी रेस्क्यू कर लिए जाते हैं और बाकी मारे जाते हैं। इसके बाद डैनियल को एक मिलिट्री कैंप में होश आता है जहां हमें दिखाया जाता है कि डैनियल के सभी साथी मारे जा चुके हैं और इसकी टीम से चार्ली और डोरियन ही बचे हुए हैं। यहाँ डोरियन डैनियल से कहता है तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था, तुम्हें बाकी लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। इस पर डैनियल कहता है कि मैं यहाँ लोगों को बचाने आया हूँ। डैनियल डोरियन से पूछता है तुम तो पहले कई बार आ चुके हो, फिर तुम्हें बार बार यहाँ आने की क्या जरूरत है। इस पर डोरियन डैनियल से कहता है कि मुझे कैंसर है और मैं कुछ ही महीनों के बाद मर जाऊंगा और मैं अपने घर पर मरने से अच्छा तो यहाँ मरना पसंद करूंगा क्योंकि अगर मैं यहाँ मर गया तब सरकार मेरे परिवार को $10 मिलियन देगी। इतना पैसा तो वह पूरी जिंदगी नहीं कमा सकता। इसके कुछ देर बाद यहाँ कुछ सैनिक आते हैं जो डैनियल से
कहते हैं, तुम्हें कर्नल फोस्टर बुला रही है। डैनियल कर्नल से मिलने के लिए जाता है। दरअसल ये डैनियल की बेटी होती है जो फ्यूचर में एक साइंटिस्ट होती है और इसका पूरा नाम म्यूरी फॉसेट होता है और म्यूरी ने ही भविष्य में जंप लिंक टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी की होती है। डैनियल म्यूरी की कामयाबी देखकर काफी खुश होता है कि भविष्य में उसकी लड़की एक साइंटिस्ट है और उसने ही टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। यहाँ म्यूरी डैनियल को बताती है यहाँ पर इंसानों की संख्या 5 लाख से भी कम है और ये एक चिंता का विषय है। अगले कुछ हफ्तों में पृथ्वी से इंसानों का वजूद पूरी तरह मिट जाएगा। म्यूरी ने अपने पिता डैनियल को भविष्य में कुछ खास वजह से बुलाया होता है, पर वो इसे इस बारे में कुछ नहीं बताती। यहाँ म्यूरी फॉसेट अपने पिता डैनियल फॉसेट को कंट्रोल रूम ले जाती है, जहाँ उसे व्हाइट स्पेक्स की सैटेलाइट से कैप्चर कुछ फुटेज दिखाती है और उसे बताती है अभी हमने जिन व्हाइट स्पेक्स का सामना किया है वो नर है और हमारे द्वारा बनाया गया जहर उन पर असर कर जाता है जिससे वो मर जाते हैं, पर उस जहर का असर मादा पर नहीं हुआ। अगर हम इस मादा को मारने के लिए जहर बना ले तो ये व्हाइट स्पेक्स को पैदा नहीं कर पाएगी और इनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी और इनके शरीर से ही इनके अंत का राज खुलेगा। वहीं दूसरी ओर म्यूरी की टीम मादा को जिंदा पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। ये लोग एक आइसलैंड पर पहुंचते हैं जहां पर मादा जमीन के अंदर घोंसला बनाकर रह रही थी। यहाँ पर ये लोग मादा के घोंसले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। म्यूरी अपनी टीम के साथ घोंसले के अंदर जाती है, वही डैनियल हेलीकॉप्टर में बैठा रहता है और एक सिचुएशन ऐसी आती है जब म्यूरी की टीम मादा को काबू नहीं कर पाती और म्यूरी भी मुसीबत में फंस जाती है। तब डैनियल उनकी मदद करने के लिए नीचे उतर आता है। ये लोग बड़ी मुश्किल से मादा को पिंजरे में कैद कर लेते हैं और उसे अपने कैंप में ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ मादा की आवाज सुनकर बहुत सारे नर व्हाइट स्पेक्स हमला कर देते हैं जो मादा को बचाना चाहते थे, लेकिन म्यूरी की टीम जैसे तैसे करके मादा को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है। ये लोग मादा को एक रिसर्च लैब में ले आते हैं जहाँ ये लोग मादा पर रिसर्च करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मादा जहर से क्यों नहीं मर रही। साथ ही ये मादा के एंजाइम को यूटिलाइज करके एक जहर बनाने की कोशिश भी करते हैं। अगर इन्होंने जहर बना लिया तो ये एक साथ सभी व्हाइट स्पेक्स को मार सकते हैं। म्यूरी व्हाइट स्पेक्स के जेनेटिक कोड से एक जहर तैयार करने की कोशिश करती है और शुरुआत में इन्हें एक अच्छा बॉन्ड मिल जाता है, पर इससे व्हाइट स्पेक्स को मारना मुश्किल था और देखते ही देखते एक के बाद एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं और उन्होंने व्हाइट स्पेक्स को मारने के लिए 100% बॉन्ड मिल जाता है। म्यूरी इस बॉन्ड को अपने पिता डैनियल को देती है और कहती है आपको ये अपनी दुनिया में लेकर जाना होगा और वहाँ इसे बड़ी तादाद में बनवाना होगा और फिर हम वहाँ से इसे लाकर व्हाइट स्पेक्स को मार देंगे, क्योंकि अब हमारी दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं और इसका प्रोडक्शन इस दुनिया में नहीं कर सकते और इसी वजह से म्यूरी ने अपने पिता डैनियल को इस दुनिया में बुलाया होता है। और आज यहाँ पर डैनियल का आखिरी दिन होता है, क्योंकि 6 दिन बाद जंप लिंक को दोबारा एक्टिवेट होना था और डैनियल का आज यहाँ पर 6ठा दिन था। वहीं दूसरी ओर नर व्हाइट स्पेक्स मादा को बचाने के लिए हजारों की तादाद में मिलिट्री बेस पर हमला कर देते हैं। वही मादा को भी होश आ जाता है जिसे इन्होंने बेहोश कर रखा था। व्हाइट स्पेक्स मिलिट्री के सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सभी इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। म्यूरी अपने पिता डैनियल को यहाँ से निकालने के लिए हेलीपैड तक ले जाती है, बट रास्ते में एक व्हाइट स्पेक्स म्यूरी पर हमला कर देता है जिससे म्यूरी घायल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जंप लिंक भी खुलने वाला होता है। म्यूरी अपने पिता को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर डैनियल म्यूरी को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद जंप लिंक एक्टिवेट हो जाता है और डैनियल अपनी दुनिया में आ जाता है, पर व्हाइट स्पेक्स ने पूरे मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया होता है जिससे जंप लिंक तबाह हो जाता है, जिसके कारण अब ये लोग दोबारा भविष्य में नहीं जा सकते। डैनियल यहाँ पर मौजूद भविष्य के लोगों को वह जहर की शीशी देता है जिसको वो भविष्य से लाया होता है। वो इनसे कहता है इस जहर को बड़ी तादाद में बनवाओ, जिसके बाद डैनियल अपने घर वापस आ जाता है जहाँ वो अपनी बेटी म्यूरी और अपनी पत्नी से मिलता है। वो अपनी पत्नी को बताता है कि भविष्य में वह अपनी बेटी से मिला है। उसकी बेटी एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है और उसने ही हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए इन लोगों को इस समय में भेजा है। जंप लिंक के बंद होने के कारण अब वो दोबारा भविष्य में नहीं जा सकता। डैनियल की पत्नी कुछ सोचती है और डैनियल से कहती है कि पहला हमला 2048 में हुआ था, पर हमें उनका कोई शिप नहीं मिला जिससे वो पृथ्वी पर आए हुए होंगे। हो सकता है कि शायद एलियन पृथ्वी पर पहले से मौजूद हो और कुछ साल पहले पृथ्वी पर आए हों। यहाँ पर डैनियल की पत्नी एलियन के पृथ्वी पर आने के रहस्य को सुलझा लेती है
इसके बाद डैनियल अपनी टीम के पास जाता है। ये वही लोग होते हैं जो डैनियल के साथ भविष्य में गए थे। डैनियल सबसे पहले डोरिन से मिलता है और उसे कहता है कि मैं भविष्य में होने वाली जंग को रोकना चाहता हूँ और ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। डोरियन इस पर कहता है अगर तुम अपनी बेटी के लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद ये दोनों चार्ली के पास जाते हैं क्योंकि चार्ली भी जिंदा बच गया था। ये लोग चार्ली को व्हाइट स्पाइक्स का एक पंजा देते हैं जिसको डोरियन अक्सर निशानी के तौर पर अपने पास रखता था। चार्ली इस पर थोड़ी बहुत रिसर्च करके ये पता लगा लेता है कि व्हाइट स्पाइक्स कहीं ज्वालामुखी से आए हैं क्योंकि उनके पंजों में ज्वालामुखी की राख होती है और चार्ली इन्हें ज्वालामुखी के एक्सपर्ट्स के पास जाने की सलाह देता है। इसके बाद डैनियल को अपनी क्लास के उस छोटे बच्चे मार्टिन की याद आती है और ये लोग उसके पास जाते हैं जहाँ मार्टिन इन्हें ज्वालामुखी के बारे में जानकारी देता है और साथ में ये भी बताता है कि चीन और कोरिया की सीमा पर मौजूद चैंगबाई ज्वालामुखी 1000 परमाणु बमों की ताकत के साथ फटा था और हो सकता है ये राख इनके पंजों में वहीं से आई हो। और साथ ही मार्टिन इन्हें ये भी बताता है कि उत्तरी रूस में खुदाई करने पर एक ग्लेशियर के नीचे वैज्ञानिकों को ये ज्वालामुखी की राख मिली है और ये उतनी ही बर्फ है जितनी साल 2039 तक पिघल जाएगी। इससे इनको ये पता चल जाता है कि एलियन धरती पर कहीं बाहर से नहीं आए बल्कि वे ग्लेशियर के नीचे बर्फ में मौजूद थे और उन्होंने बर्फ पिघलने का इंतजार किया और एलियन का पहला हमला भी मई जून में उत्तरी रूस में ही हुआ था। और इस तरह ये लोग एलियन की गुत्थी को सुलझा लेते हैं। इसके बाद ये अपने देश के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं जहां ये उनसे कहते हैं कि एलियन रूस में है और हमें इनके हमले से पहले उन्हें मार देना चाहिए। इस पर प्रेसिडेंट डैनियल से कहते हैं कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इसलिए हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते और भविष्य से भी हमारा संपर्क टूट गया है। इसी को लेकर सभी देश आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं जिससे सीमा पर माहौल गर्म है और ऐसे माहौल में हम तुम्हें रूस भेजने की इजाजत नहीं दे सकते और साथ ही रूस ने अपनी सीमाएं भी बंद कर दी है। अब तो तुम वहां पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इसके बाद डैनियल को एक प्लान सूझता है। वो इस काम में अपने पिता की मदद लेने का फैसला करता है क्योंकि उसके पिता कई बार इंटरनेशनल क्राइम कर चुके हैं। डैनियल अपने पिता के पास जाता है और उसको भविष्य की सारी बातें बताता है जिससे उसके पिता उसका साथ देने के लिए एग्री हो जाते हैं। और अब ये सभी लोग अपने साथ जरूरी सामान और हथियार ले लेते हैं और साथ में वो जहर भी ले लेते हैं जिसे डैनियल ने बड़ी तादाद में बनवाया होता है। ये सभी उस जगह जाते हैं जहां पहली बार एलियन का स्पेसशिप उतरा था। इसके बाद ये सभी लोग एक ग्लेशियर पर उतर जाते हैं और एलियन के स्पेसशिप को ढूंढने की कोशिश करते हैं और फाइनली इन्हें एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां एलियन का स्पेसशिप हजारों टन बर्फ के नीचे दबा हुआ होता है। इनमें से डैनियल के साथ कुछ लोग अंदर जाते हैं और डैनियल के पिता और चार्ली बाहर बैकअप के लिए रुकते हैं। डैनियल और उसकी टीम स्पेसशिप के अंदर चली जाती है जहां इन्हें पता चलता है कि एलियन शिप गलती से यहां लैंड हुआ है। ये किसी दूसरे ग्रह पर जा रहे थे और इसमें मौजूद व्हाइट स्पाइक्स एक तरह से हथियार हैं जो किसी ग्रह पर कब्जा करने के लिए बनाए गए होते हैं। अब ये लोग व्हाइट स्पाइक्स के लिविंग कैप्सूल में जहर के शॉट देना शुरू कर देते हैं ताकि इन्हें मारा जा सके, लेकिन तभी बाकी के एलियन एक्टिव हो जाते हैं और शिप से बाहर भागने लगते हैं और इनमें से एक मादा व्हाइट स्पाइक्स शिप से बाहर भाग जाती है। डैनियल उसके पीछे जाता है और डोरिन यहाँ पूरे शिप को डायनामाइट से उड़ा देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। डैनियल और उसके डैड मादा व्हाइट स्पाइक्स के पीछे जाते हैं क्योंकि अब वह अकेली ही बची हुई थी, लेकिन मादा व्हाइट स्पाइक्स कोहरे में कहीं छिप जाती है और इन लोगों पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन ये लोग बच जाते हैं और डैनियल के डैड मादा की दोनों आंखों को फोड़ देते हैं जिससे वो अंधी हो जाती है और डैनियल इसके मुंह में एक जहर की शीशी डाल देता है जिससे इसकी मौत हो जाती है और फाइनली ये लोग इन्हें मार देते हैं जिससे 2049 में आने वाला संकट टल जाता है और ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे आगे आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।